रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम जिस जगह खड़े हुए हैं मथुरा वृंदावन का मार्ग है। जयपुर मंदिर से थोड़ा सा पहले हम खड़े हुए हैं और यहाँ खड़े होने का कारण यह है कि मेरे साथ में वार्ड नंबर 70 के पार्षद, पूर्व सभासद और उसके बाद पूर्व पार्षद और फिर पुनः पार्षद के उम्मीदवार बीजेपी से वैभव अग्रवाल जी मेरे साथ में हैं। वैभव जी कहीं जा रहे थे यहाँ से होकर के, तो मैंने रोक लिया क्योंकि मैं लगातार फ़ोन पर बना हुआ था। वैभव जी ने बताया कि मेरी डिग्गी में फ़ोन था इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, लेकिन अब मैंने इनको बात करने के लिए रोक लिया। भाई साहब, पर्चा दाखिल कराए। पहले तो आपको सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी बिल्कुल तटस्थ होकर के शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा? देखिए, एक बार सभासदी पहले, उसके बाद पार्षदी आपने लड़ी, पार्षदी में आपका कार्यकाल रहा, अब पुनः पार्षदी की एक उम्मीद बीजेपी ने जताई है और जताने के साथ में आपको टिकट दी है। उससे पहले मैं बता दूं, आज हमारे साथ वैभव जी के पिताजी भी हमारे साथ में हैं। ये पिता और पुत्र कहीं जा रहे थे, मैं जिस तरीके से बता ही रहा था आपको, तो आज मिल गए हैं। अंकल जी, मैं आपको भी शुभकामनाएँ देता हूँ। वैभव जी को तो दी, आपको भी शुभकामनाएँ। जी वैभव जी, कैसा लगा और क्या कहेंगे? बीजेपी ने दोबारा एक बार अपना दाव कहिए या उम्मीद कहिए आप पर जताई है। जी देखिए, 10 वर्ष पूर्व 21 साल की बहुत छोटी उम्र में एक शुरुआत करी थी। पार्टी ने एक नवयुवक को मौका दिया था और उस समय भी 5 साल काम किया था। उसके बाद जब निगम के चुनाव 2017 में आए, फिर से पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया और हमने मेहनत की और लोगों ने भी बहुत अच्छे मार्जिन से, मतों से आशीर्वाद दिया और इन 5 सालों में भी बहुत कार्य किया है। बुकलेट भी एक छपवाई है और पार्टी ने पुनः तीसरी बार मौका दिया है। कमियां तो रही हैं और कुछ कार्य अधूरे हैं, तो पूरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है, दृढ़ संकल्प है कि इस पंचवर्षीय योजना में उन कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे और जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। अगर वैभव जी, आपने 5 साल का पहला कार्यकाल अपना पूरा किया है, अब की बार जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? देखिए, बिजली, पानी, सफाई, लाइट, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। ये हर कोई करता है, हर कोई वार्ड का पार्षद करता है। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं अब की बार? जी देखिए, हमारा जो क्षेत्र है बिहारीपुरा, बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र है और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से प्रशासन द्वारा तानाशाही रवैया भी अपनाया जा रहा है। कहीं रेलिंग लगा दी जा रही है, कहीं गेट लगा दिया जा रहा है। सारे डिसीजन जो भी हैं वो श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए लिए जा रहे हैं। उनकी नज़र में स्थानीय लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं है या उनकी सुविधा का कोई भी ख्याल नहीं है और यहाँ तक कि लोगों के मौलिक अधिकारों का और मूलभूत आवश्यकताओं का भी हनन किया जा रहा है। अब आप देखिए कि जैसे जो रेलिंग लगाई है अभी विद्यापीठ चौराहे पे, ना तो बच्चों के स्कूल की वैन आ सकती, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए एम्बुलेंस नहीं आ सकती, भगवान ना करे कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती। इसके अलावा जो पानी के जो कैंपरों की गाड़ी है वो नहीं आ सकती। अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि वो शोभा यात्रा विद्यापीठ से बांके बिहारी बाजार अठखम्मा होते हुए आई नहीं, क्योंकि पूरा ब्लॉक हो गया है। और अभी 2 दिन पहले ही कौशल किशोर गौतम जी की भी दुखद निधन हुआ था उनका, ताऊ जी का, तो उनकी भी एम्बुलेंस नहीं आ पाई गौतम पाड़े से और यहाँ से इस तरह लाई गई। तो ये लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन ही तो है। हम तो इसके खिलाफ हैं और परसों भी हमने डीएम एसएसपी से बात करी इस बारे में कि भाई ये आपकी सरकार एक यहाँ के ब्रजवासियों के लिए, मैं थोपना इसलिए कहूँगा क्योंकि ना ब्रजवासियों की मर्जी के बिना ये सारे कार्य हुए। वो कहती हैं कॉरिडोर बनाएंगे और आप कहते हैं कि ये उनका हनन हो रहा है, तो आपने बीजेपी का ही विरोध कर रहे हैं, पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं? ऐसा पार्षद हूँ जो जनता के साथ कॉरिडोर के मुद्दे पर खड़ा रहा। मेरे अलावा कोई जनप्रतिनिधि या कोई एक गंभीर कोई भी पदाधिकारी लोगों के साथ नहीं आया। आप देखिए, जब लद्दाराम धर्मशाला में पहली मीटिंग इसकी हुई थी उसमें मैं उपस्थित था। उसके अगले दिन लद्दाराम धर्मशाला के सामने सड़क पे एक प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी मैं उपस्थित था। अभी जुगल घाट पे भी एक मीटिंग हुई, उसमें भी मैं उपस्थित था। कुल मिलाकर के आप कॉरिडोर के विरोध में शुरू से थे। बैरिकेडिंग की बात आप कर रहे थे, ये तो आपने परेशानियां बता दी, लेकिन श्रद्धालुओं क्या उससे लाभ होगा? अगर आपके नज़रिए में देखा जाए तो चलिए इन परेशानियों को एक दरकिनार कर दीजिए, लेकिन अगर वहाँ की सुविधा के लिए देखा जाए तो क्या सुविधा है? कोई भी लाभ नहीं होगा। अभी 2 दिन के पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, परसों एक गाय उस रेलिंग में घुसी आई और उस गाय ने गाय के आते ही ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि लोग कूद के
मतलब महिलाएं उसमें फंसी हुई थी, पुरुष तो बेचारे कूद जा रहे थे, लेकिन महिलाएं उसमें फंसी हुई थी। हड़कंप मच गया लोगों में कि गाय आ गई, गाय मतलब मार नहीं दे, वो नहीं कर दे। इसके अलावा अब आप देखिए जैसे कि प्रशासन विद्यापीठ पे, जुगल घाट पे या गौतम पहाड़ी पे जूते चप्पल उतरवा रहा है बड़ी ही कर्राई से। 2 दिन से बहुत टाइटनेस हो गई है। तो अब देखिए ये जो अप्रैल में ही आ गया है, इसमें भीषण गर्मी पड़ रही है, 42-44 टेम्परेचर है। अब वो लोग बिना जूते चप्पल के जब आएंगे और रेलिंग में उनको चलना है, और पहले तो भीड़ एकदम से जाती थी, अब रेलिंग में तो इतनी ही जगह है कि 1 या 1.5 व्यक्ति ही आ सकता है, तो वो लाइन धीरे धीरे चलेगी। अब उसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो तपती दोपहरी में कैसे वो खड़े रहेंगे। एक तो प्रश्न ये है। दूसरा, वो रेलिंग लोहे की है, वो धूप से गर्म होगी, तो जब व्यक्ति उसे पकड़ेगा तो उसकी स्किन भी जलेगी, तो श्रद्धालुओं को भी तो लाभ नहीं हो रहा। इसके अलावा अभी आज की और कल की ही वीडियो है कि जो वो रेलिंग बनाई है उसमें कोई चल ही नहीं रहा है, अगल बगल चल रहे हैं लोग बाग। तो आप ये मुद्दा आपकी लिस्ट में रहेगा, ये मुद्दा लिस्ट में रहेगा, बांके बिहारी का कॉरिडोर और कॉरिडोर के साथ साथ में जो अव्यवस्था है उनको लेकर भी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्या रहेगा? दूसरा देखिए, बिजली का मुद्दा हो, लाइट का, वो हमने काफ़ी काम करा दिया है। पानी का हो, उस दिशा में हमने काम कराया। ये सड़क का हो, उसमें सफाई में हो, ये सब तो मूलभूत चीज़ें हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये चीज़ें होती हैं। 2 मुद्दे हमारे वृंदावन में इस समय बड़े ज्वलंत हैं। पहला मुद्दा जाम का, पूरा वृंदावन त्रस्त है जाम से, और आपके क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा है, चाहे वो बांके बिहारी एरिया हो, चाहे लोई बाज़ार का एरिया हो, चाहे वो शाहजी मंदिर हो, ये एरिया बहुत ज़्यादा टिपिकल्ट हो चुका है। यहाँ मतलब आम आदमी जो पैदल चलने वाला इंसान है वो भी नहीं निकल पाता है। तो जाम, और सबसे दूसरी नंबर की जो समस्या आती है वो है बंदर, और लोई बाज़ार में तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। आपके तो उस क्षेत्र को मैं नतमस्तक करता हूँ कि वहाँ बिना फ्रूटी दिए हुए आप किसी से कुछ चीज़ नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या इन दोनों मुद्दों को भी अपने शामिल करेंगे लिस्ट में? सबसे पहले जाम का मुद्दा, अभी लगभग 8-10 दिन पहले ही हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे से मुलाकात की थी, और उसमें जाम का ही मुद्दा था। और जाम के मुद्दे में भी हमने ई रिक्शा को ऊपर रखा था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ई रिक्शा की असीमित संख्या के कारण, संख्या तो अच्छी है भाई, होनी भी चाहिए, पर जो असीमित संख्या है, गैर जनपदों से लोग आ रहे हैं, किस मानसिकता के लोग आ रहे हैं। अभी आपने देखा, अभी अभी यहाँ निधवन पे एक गोलीकांड भी हुआ रिक्शा की वजह से। एक रिक्शा ने जुगल घाट पे एक बच्चे को भी मार दिया। इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं, तो हमने तो यही कहा कि पहले भाई रिक्शा पे आप अंकुश लगाएं। नाबालिग चला रहे हैं, बिना कागज़ों के चला रहे हैं, मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मतलब ई रिक्शा पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, मतलब कहीं हद तक प्रतिबंध लगाना चाहिए। हाँ, मतलब इनकी असीमित संख्या से हमें समस्या है, इनकी संख्या से नहीं। संख्या तो चाहिए, संख्या नहीं होगी तो स्थानीय लोग या बाहर के लोग किससे जाएंगे? असीमित संख्या। अब आई बंदरों की बारी। देखिए, बंदरों की समस्या जो मेरा मानना है, अब वो किसी वार्ड की समस्या नहीं हो रही। वृंदावन के 9 वार्डों में बंदरों का आतंक है, और मैं ये भी कहूँगा, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अब ये वृंदावन की भी समस्या नहीं रही। मथुरा, राधाकुंड, गोवर्धन, हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी आतंक है। और अगर आप और थोड़ा इसमें डीप जाएंगे, अगर आप अखबारों को पढ़ेंगे, मेरे पास कटिंग है, मैंने काट के रखी है, कासगंज, फिरोजाबाद, कानपुर, सब जगह बंदरों का आतंक इस प्रकार बढ़ गया है कि वो छत से लोगों को गिरा रहे हैं और लोगों की मृत्यु हो रही है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारी विधानसभा और लोकसभा में भी बंदर हैं। चूँकि वहाँ सिक्योरिटी रहती है, इसलिए वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते। बंदर सब जगह है, तो ये एक समस्या है। वृंदावन में तो बहुत ज़्यादा घातक हो चुके हैं ना, ये बहुत ज़्यादा घातक है। मतलब वहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ तो इतने घातक हैं कि बिना फ्रूटी के आपको सामान नहीं देंगे, आपको काट देंगे, धक्का मार देंगे, मतलब अनगिनत चीज़ें हैं। वृंदावन के बंदर हिंसक हो चुके हैं, मतलब हाँ। तो पर ये समस्या का हल सिर्फ 1 पार्षद या 9 पार्षद के चाहने से नहीं होगा। इसमें बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति, नेतृत्व की या शीर्ष लोगों की चाहिए, क्योंकि ये कई विभागों से जुड़ा हुआ मामला है। वन्य जीव और तरह की मतलब चीज़ें, चूँकि जानवर और बंदर इसमें जुड़ा हुआ है। और इस मामले में 2018 में योगी जी अच्छे पात्र भी आए थे, तो उस समय मैंने ये समस्या उनसे कही थी। मैंने अपने बुकलेट में भी वो छपवाया है, फ़ोटो भी है। तभी उन्होंने कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ो। बेशक वो विषय की गंभीरता को नहीं वो समझ पाए, पर एक पार्षद के नाते मैंने उन तक कम से कम अपनी बात रखने का या नगर की समस्या रखने का प्रयास तो किया। देखिए, वो लगभग 50 बार यहाँ आ गए हैं, और तरह के लोग, हर वर्ग के लोग उनसे मिलते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, मंच पे रहते हैं। पर क्या कभी किसी व्यक्ति ने ये प्रयास किया कि
उनसे बंदरों की समस्या, जाम की समस्या कुछ कहे किसी ने भी नहीं किया। हर व्यक्ति फ़ोटो खिंचाने में और मतलब उनसे मतलब नज़दीकी दिखाने में ही लगा रहा। मतलब वृंदावन में इस तरह के बहुत गणमान्य लोग हैं जो उनसे सीधी हॉटलाइन से जुड़े रहते हैं। तो उन लोगों को भी आगे आना चाहिए क्योंकि वो लोग सक्षम हैं। और बंदर वाले मुद्दे पर अभी राधा दामोदर मंदिर में राज्यपाल महोदया भी आई थी, आनंदीबेन पटेल, तब भी हमने ये विषय रखा था। अभी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप 5 सालों में पहले लगी रहे हैं बंदरों को लेकर के, और आगामी भी आपका ये मुद्दा लगातार जारी रहेगा जब तक इसका निदान नहीं होता। ये जनता से कहेंगे। अच्छा वैभव जी, मैं खैर हालांकि ये पूछना मेरे लिए बहुत छोटी सी बात हो जाएगी क्योंकि आपने रणनीति तो पूरी तैयार कर ली होगी। घर घर में जाकर आप अपना प्रचार प्रसार कराए होंगे क्योंकि घर आपके सब बंधे हुए हैं जो 2 बार से लगातार जीत हासिल करते हुए आए हों, तो उन्होंने पहले से ही अपनी समीकरण पूरा बैठा लिया होगा। लेकिन फिर भी पूछता हूँ, कैसी जीत मानते हैं अब की बार? जी देखिए, मैं तो अपनी टक्कर खुद से ही मानूंगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा मतलब जैसे बड़े बोलते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, हम ही हैं। मैं अपनी टक्कर खुद से ही मानूंगा क्योंकि मुझे अपने पिछले प्रदर्शन को और मात देनी है और पिछली बार जो कमी रह गई उनको पूरा करना है। और रही बात जीत की, तो मतलब ये पूरा विश्वास है मुझे कि जिस प्रकार जनता का प्यार, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, अपनत्व ये सब मिला है और जो मैंने फील किया है उसके आधार पे मतलब जनता मन बना के बैठी है कि इस व्यक्ति को जिताना है क्योंकि हम उनके सुख दुख में शामिल रहे हैं। यूँ नहीं कि मतलब कि चुनाव के समय ही हम एक्टिव रहे। हमारे 3 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कोई छोटी से छोटी सूचना होती है उन तक पहुंचाते हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप हैं, लगातार क्षेत्र में घूमते हैं। प्रतिदिन नगर निगम में 12 बजे जाना हमारी दिनचर्या में है। इस प्रकार की मैं एक डायरी भी मेंटेन करता हूं जिसमें मैं ये सिर्फ वार्ड के ही कार्यों को लिखता हूं। सिर्फ वार्ड के कार्य लिखे हुए हैं और जो कार्य होता जाता है उस पर टिक लग जाता है। देखिए ये शायद ऐसे पार्षद आपने पहली बार देखे होंगे, वो उन्होंने एक डायरी अपनी मेंटेन कर रखी है और उसमें उन कामों की लिस्ट लिख रखी है जो जनता उनसे कहती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जनता ने कहा और वो सुना उन्होंने और वो दिमाग से निकल गया, नहीं कर पाए उस काम को। वो जैसे ही जनता कहती है तो उसे अपनी डायरी पर उतारते हैं और डायरी पर उतारने के बाद में ये कह रहे हैं कि मैं जब वो काम हो जाता है तो उस पर टिक कर देता हूँ कि ये काम हो गया, अब मुझे इस वाले काम में लगना है। तो ये इनकी कुशलता है, इनकी कार्य की बहुत अच्छी कुशलता, गुणवत्ता है। अगर चाहे तो पिछले 5 साल की मुझ पे ऐसी 25-50 डायरी हैं। कोई व्यक्ति चाहे अब लेकिन तो एक चीज़ देख भी सकता है। मैं वो तो समझ गया, वो तो मैंने जनता को ही बता दिया। लेकिन अब की बार आपके ही पड़ोस का व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, कांग्रेस से प्रत्याशी बन के खड़ा हुआ है। कितनी टक्कर मान रहे हैं? जी देखिए, जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और वो अपने अपने दल से हैं और उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए जनता के समक्ष। और मेरी जो कमियां हैं या मैंने जो काम नहीं किए उनको वो बताना चाहिए। लेकिन सफाई व्यवस्था अभी भी थोड़ी चरमराई हुई है। आपके क्षेत्र में गंदगी का थोड़ा सा अंबार दिखाई देता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा तो बहुत कम भी नहीं कहूँगा। तो ऐसे में क्या मतलब मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें या फिर? मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो मथुरा वृंदावन में सबसे ज़्यादा फ्लोटिंग पॉपुलेशन, मतलब कि जो श्रद्धालुओं की संख्या, मतलब फ्लोटिंग पॉपुलेशन से मेरा तात्पर्य जो संख्या आ रही है और जा रही है, यानी कि श्रद्धालु जो लाखों की संख्या में आता है, जो पहले शनिवार रविवार को आता था पर अब वो 7 दिन आ रहा है। ये आप मानेंगे कि नहीं भीड़ बढ़ी है। तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन 17 वार्ड में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। जब वो बड़ी संख्या में आ रहा है तो वो बड़ी संख्या में प्रसाद भी ला रहा है, थैली भी ला रहा है, माला भी ला रहा है, चाट भी खा रहा है, लस्सी भी पी रहा है। जब वो उपभोग कर रहा है तो बड़ी संख्या में दोने, पत्तल, कुल्हड़, माला, थैली ये भी निकल रहे हैं। पूरे वृंदावन में लगभग 70 टन, लगभग 60-70 टन कूड़ा निकलता है और उसमें हमारे वार्ड में 20 से 30 टन अकेले हमारे वार्ड से कूड़ा निकलता है। तो ये आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की वजह से है। अच्छा, फिर हर गली हमारे यहाँ प्रमुख गली है, गली गली में मंदिर हैं। राधा वल्लभ हो, निधवन हो, राधा रानी हो, रासमंडल हो, दामोदर हो, सप्तदेवालय के 3 मंदिर हमारे यहाँ हैं। तो ये बहुत चुनौती का कार्य है कि हर जगह सफाई रहे, क्योंकि जो बाहर से व्यक्ति आता है उसने तो चीज़ का उपयोग किया और डाल दिया। पर जिस हिसाब से फ्लोटिंग पॉपुलेशन आ रही है, हमारा वार्ड सामान्य वार्ड नहीं है, उससे थोड़ा सा कूड़ा ज़्यादा हो जाता है और वो गंदगी दिखाई देती है। उस चीज़ को, हाँ, फ्लोटिंग पॉपुलेशन को कवर करते हुए सफाई करना बहुत चुनौती है। देखिए, पापा जी भी यहाँ साथ में हैं, क्या कहेंगे? अब 2 बार तो विजय श्री मिली है, अब की बार क्या रहेगा? विजय श्री होगी उसके कामों के आधार पर। कोविड टाइम में अगले ने अपने घर पर हेल्प डेस्क खोली थी, पूरा काम किया था उसने, लेकिन किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। हमारी पूरी सपोर्ट इसके लिए रहती है। ये अपना पूरा
टाइम अपने परिवार के लिए नहीं दे पाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बीमार पड़ा हो बच्चा, चाहे कुछ हो, सब कुछ हमको देखना पड़ता है। ये तो पूरी तरह जनता के लिए समर्पित है हमारी तरफ से। हालांकि गंदगी का थोड़ा सा वहाँ पर व्यवस्थाएं बिगड़ी होती हैं, जिसका वो कह देते हैं कि वहाँ जो बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका जो आना आवागमन जो चलता रहता है, उस आवागमन की वजह से वहाँ कचरा इकट्ठा हो जाता है। साथ में उनके यहाँ पर मंडी भी आती है जो कि बड़ी मंडी के नाम से मशहूर है। बसंती का चबूतरा, बसंती बाई जी का जो चबूतरा है वहाँ पर जो मंडी लगती है, तो वहाँ थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा पर्याप्त हो जाती है। लोई बाज़ार उनका मुख्य मार्ग है और साथ में वह ये भी कहते हैं कि सप्त देवालयों के 3 मंदिर भी हमारे बाढ़ में ही आते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर के ये देखा जाता है कि वैभव जी कह रहे हैं कि मैं अब की बार भी पूरी निष्ठा और कर्मठता के साथ में जनता के बीच में जा रहा हूँ और जाने के बाद मैं उनको भरोसा दिला रहा हूँ कि मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मेरी टक्कर मुझसे ही है। जो मैंने पिछली बार नहीं किया वो अब करूँगा। और साथ में वो एक डायरी मेंटेन करते हैं, जिस डायरी पर वो पूरी चीज़ों को लिखते हैं। शायद हो सकता है उसमें से भी कुछ काम उन्होंने ना कराए हों, तो वो कहते हैं कि जो मैंने नहीं कराया है वो मैं अब की बार कराऊंगा। और इसी उम्मीद के साथ में जनता उनको 2 बार आशीर्वाद दे चुकी है, अपना 2 बार कुर्सी पर बैठा चुकी है, लेकिन देखना होगा तीसरी बार। देखते हैं किस तरीके की टक्कर रहती है। तो इसमें इस समय हमारे साथ उनके पिताजी भी थे, तो पिताजी भी कहते हैं, बहुत सौम्यता के साथ कह देते हैं कि कोरोना काल में मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की और आज भी जब वो घर से निकलता है तो पता नहीं घर आएगा नहीं आएगा। उसके चाहे बच्चे की तबीयत खराब हो, चाहे हमारे परिवार में कोई परेशानी हो, तो उस सबको हम देखते हैं। ऐसी अन्य चर्चाओं को देखने के लिए हमारे न्यूज़ 11 के साथ में जुड़े रहिए। अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।